हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाए मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर कोई भी पर्सन जिसकी पहले से ही एक वाइफ है और वो किसी दूसरी लेडी से शादी कर लेता है, यानी कि उसकी सेकेंड वाइफ हो जाती है, तो उस कंडीशन में अगर उसकी पहले से ही उसकी वाइफ जिंदा है या उससे तलाक नहीं हुआ है तो क्या वो मैरिज वैलिड होगी या वो एक कोई पनिशेबल ऑफेंस होगा। सेकेंड पॉइंट कि अगर उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली है तो उस कंडीशन में उसके क्या क्या लीगल राइट्स होंगे, और अगर उसकी सेकंड वाइफ से उसके कोई बेबी भी हो जाता है तो उस कंडीशन में उसके क्या क्या लीगल राइट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, तो मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अगर किसी भी पर्सन की पहले से ही कोई वाइफ है और उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली है तो उस कंडीशन में वो मैरिज पूरी तरीके से इनवैलिड होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट ये और अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट पूरी तरीके से ये इनवैलिड होती है मैरिज। और अकॉर्डिंग टू आईपीसी 494 ये एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है कि अगर उसने अपनी पहली वाइफ से डिवोर्स ले लिया है या उसकी पहली वाइफ की डेथ हो गई है तो उस कंडीशन में जो उसकी सेकंड वाइफ होगी वो मैरिज पूरी तरीके से वैलिड हो जाती है, यानी कि उसकी सेकंड वाइफ को उसकी पहली वाइफ का दर्जा मिल जाता है। तो ये तो था कि वैलिड होती है कि इनवैलिड होती है। अब हम चलते हैं उसके क्या क्या लीगल राइट्स होते हैं। तो देखिए, जो सेकंड वाइफ होती है उसके वो किसी भी तरीके से उत्तराधिकारी नहीं होती है। अगर उसकी पहली वाइफ जिंदा है उसकी जो प्रॉपर्टी में जितना भी हक होता है उसकी पहली वाइफ का ही होता है। लीगल तौर पे वही पूरी तरीके से उत्तराधिकारी होती है। जो सेकंड वाइफ होती है वो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन 125 सिर्फ मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं ले सकती है। प्रॉपर्टी में हिस्सा कब ले सकती है? अगर उसके हस्बैंड ने कोई भी बिल लिखी है और उसमें अपनी कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा अपनी सेकंड वाइफ को दान कर दिया है तो उस कंडीशन में वो उस प्रॉपर्टी पे हक ले सकती है। लेकिन अगर उसका हस्बैंड बिना प्रॉपर्टी लिखे बिना वसीयत लिखे अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में वो कोर्ट में जाके अपने अमाउंट के लिए, यानी कि अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए कोई भी अपील दाखिल नहीं कर सकती है। अब चलिए थर्ड पॉइंट आता है कि क्या सेकेंड वाइफ से जो बच्चे होते हैं उनके क्या क्या लीगल राइट्स होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जो भी उसके सेकेंड वाइफ के बच्चे होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग उनको पूरी तरीके से वैलिड माना गया है, यानी कि जो भी उनके सेकेंड वाइफ से बच्चे होंगे वो उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखे जाते हैं, प्लस वो मेंटेनेंस की भी पूरी तरीके से मांग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लॉ ये मानता है कि बच्चों की इसमें कोई भी गलती नहीं होती है और बच्चे खुद से जन्मे नहीं होते हैं, इसीलिए उनको पूरी तरीके से वैलिड माना गया है। सेकंड पॉइंट कि अगर उनके जो भी हस्बैंड होते हैं और वो बिना विल किए उनकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में वो अपील दाखिल कर सकते हैं प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए। और सेकंड पॉइंट कि आपका ये आता है कि अगर उनको कोई भी उनके हस्बैंड को, यानी कि सेकंड वाइफ के जो हस्बैंड है वही पर्सन, तो उसने अगर उनको प्रत्यक्ष संपत्ति मिले, यानी कि उनको अपने फादर से कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है, तो उसमें भी हिस्सा लेने के लिए उनके सेकंड वाइफ के बच्चे क्या है अपील दाखिल कर सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं एज ए उत्तराधिकारी। लेकिन अगर उनको प्रत्यक्ष संपत्ति में कोई भी उनके पिताजी को हिस्सा नहीं मिला हुआ है फिर वो अपील दाखिल नहीं कर सकते। इसे तभी कर सकते हैं जब उनके फादर को उनके फादर से कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला हुआ हो। तो ये थे बहुत ही मेजर पॉइंट। तो जो दो भी सेकेंड वाइफ से बच्चे होंगे वो पूरी तरीके से वैलिड होते हैं, वो उत्तराधिकारी के लिए भी मांग कर सकते हैं और वो मेंटेनेंस की भी मांग कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड वाइफ होती है वो सिर्फ मेंटेनेंस की ही मांग कर सकती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर सेकेंड वाइफ के भी पहले से ही कोई बच्चे होते हैं, यानी कि उनके जो पहले से ही उसने भी किसी और से शादी कर रखी उससे बच्चे होते हैं, तो उनका उसके हस्बैंड पे किसी भी तरीके से कोई भी लीगल राइट्स नहीं होता। लेकिन एक कंडीशन में होता है, अगर उसके हस्बैंड ने उसके जो भी सौतेले बच्चे हैं उनको गोद ले लिया हो तो उनके लीगल राइट्स होते हैं, तब वो उनके लिए एज अ उत्तराधिकारी उनकी प्रॉपर्टी में मांग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको जब तक उन्होंने गोद ना लिया हो, अगर उन्होंने गोद नहीं लिया है तो किसी भी तरीके की मेंटेनेंस के लिए कोई मांग नहीं कर सकते। तो ये था एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि किस तरीके से क्या क्या लीगल राइट्स होते हैं। और भी अगर किसी को किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।